नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज नया वीडियो लेके आया हूँ ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक। देखो उसके बारे में अध्ययन करूँगा आज। और मैं आपको सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि समय और समझ क्या होती है। समय और समझ में क्या अंतर है, समय हमारे पास है और समझ क्या चीज़ है। ये आपने जो समझ लिया तो आपकी लाइफ की सेंस, आपका जो भविष्य है वो बदल सकता है। समय और समझ आपने समझ लिया तो देखो समय और समझ में क्या सीखो, समझो। देखो समय व समझ, समय व समझ, समय व समझ जिन्होंने समझ लिया है वो तो अपना भविष्य बदल सकता है, लाइफ की सेंस कर सकता है। देखो समय है, हम ऐसे देखो जैसे कि हमारे पास अब समय है पढ़ने का, ठीक है, अब लेकिन हम नहीं पढ़ रहे। बाद में हमारा समझ आएगी तब हम पढ़ेंगे, सोचेंगे, हमारे पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि तब तो हम शादीशुदा हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चे हो जाएंगे, तभी हमारे पास समझ नहीं रहेगा। अब हम देखो, अब हमारे पास समय है लेकिन समझ नहीं है, और समझ आएगी तब हमारे पास समझ नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, समय और समझ को सही प्रयोग करें इसका, और ये समझ लिया उसका भविष्य बदल सकता है। चलो दोस्तों हमारा वीडियो शुरू करते हैं। हमारा वीडियो है, टॉपिक है थर्मोडायनेमिक। देखो थर्मोडायनेमिक ऊष्मागतिकी क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक इसका थर्मो का मतलब होता है हीट, हीट और डायनेमिक होता है मोशन। देखो दो शब्दों से मिलकर बना है हीट मोशन। हीट का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा, और मोशन का मतलब होता है गति। माना कि आज के समय में मैं बात कर रहा हूँ जिसके पास, देखो हमारे पास, मैंने बोला हीट मोशन, मोशन का मतलब क्या होता है, देखो मौसम, हीट मोशन, ऊष्मा गतिकी। आज के टाइम में लगभग सभी को पता है। देखो मौसम क्या होता है, मोशन, मोशन का मतलब होता है गति। आज के टाइम में लगभग सभी को पता है, जिसके पास स्मार्टफोन है उसको सबको पता है। जैसे कि वीडियो बनाते हैं उसमें लिखा सीधा आता है कि स्लो मोशन भाई वीडियो बना मेरा, तो वो ये मोशन का मतलब है गति। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मोशन, हीट, ऊष्मा गतिकी। तो हम आज शुरू करेंगे ऊष्मा गतिकी क्या है उसके बारे में। आज टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊंगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और आगे अपने दोस्तों को भेजो ताकि हम दोस्त भी लाभ उठा सके इस वीडियो का। अब मैं आपको देखो सबसे पहले ऊष्मा गतिकी, इसमें हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। ये क्लास 11th का देखो ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी क्या है, ये क्लास 11th साइंस में, फिजिक्स में भी चैप्टर है ऊष्मा गतिकी, और केमिस्ट्री में भी ऊष्मा गतिकी चैप्टर है। तो हम ऊष्मा गतिकी क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम ऊष्मा के विभिन्न ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गति को पढ़ने के लिए निम्नलिखित परिभाषाओं के द्वारा पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले मैंने वो वीडियो डाला था तो उसमें लिखा आया था नीचे कमेंट में कि आप ऊपर लिखो और बाद में समझो, तभी बाकी दोस्तों वो भी साथ में लिखते हैं, तो मैं आप लिख के समझाऊंगा ऊष्मा गति क्या होता है। सबसे पहले ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा गतिकी, थर्मोडायनेमिक्स, मोशन, हीट मोशन, ये क्या थर्मो, देखो ऊष्मा गतिकी मैंने आपको परिभाषा बता दी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊष्मा के विभिन्न ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है, ऊर्जाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है उसे हम कहते हैं ऊष्मा गतिकी। अब ऊष्मा गतिकी को पढ़ने के लिए निम्न परिभाषाओं के द्वारा हम समझेंगे। ऊष्मा गतिकी को पढ़ने के लिए निम्न हमारे पास 3 परिभाषा है। एक तो होता है सिस्टम,
दूसरे नंबर पे सराउंडिंग, तीसरे नंबर पे होता है बाउंड्री। तो उसके हम ऊष्मागतिकी की विभिन्न परिभाषाओं के अंदर हम पढ़ेंगे। तो निम्न परिभाषाओं को ऊष्मागतिकी के विभिन्न परिभाषाओं द्वारा हम पढ़ेंगे आज। देखो एक नंबर पे है, मैंने बता दिया ऊष्मागतिकी सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है तंत्र, निकाय। तो ब्रह्मांड का, हमारे ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जिसके लिए हम ऊष्मा का अध्ययन या ऊष्मा के अध्ययन करने के लिए चयन किया गया है, उसे हम कहते हैं सिस्टम या निकाय, उसे निकाय तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ सिस्टम। सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं तंत्र या निकाय। देखो ब्रह्मांड का वह क्षेत्र, ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जिसके अध्ययन करने के लिए चुना गया है। चुना गया है उसे हम निकाय या तंत्र कहते हैं। निकाय या तंत्र कहते हैं ब्रह्मांड का वह क्षेत्र जिसके हम ऊष्मा के अध्ययन करने के लिए चुना गया है या उसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं सिस्टम। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं हम सराउंडिंग। सराउंडिंग को हिंदी में बोलते हैं परिवेश। परिवेश, देखो सराउंडिंग क्या है। देखो ये तो हो गया सिस्टम। अब बात करते हैं सराउंडिंग। सराउंडिंग ब्रह्मांड का शेष भाग, तंत्र के अलावा भाग है, वो है सराउंडिंग। कोई बंदे बात, देखो सराउंडिंग ब्रह्मांड का वह क्षेत्र, ब्रह्मांड का अन्य शेष क्षेत्र, अन्य शेष क्षेत्र, क्षेत्र को सराउंडिंग या परिवेश परिवेश कहते हैं। देखो परिवेश क्या है, सराउंडिंग क्या है, ब्रह्मांड के वो अन्य क्षेत्र को हम सराउंडिंग कहते हैं। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं हम बाउंड्री की। तो मैं बेटा देता हूँ यहाँ, हम तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं नंबर की हम बात करते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री को हिंदी में बोलते हैं, हिंदी बाउंड्री को बोलते हैं क्या, परिसीमा। हिंदी में बोलते हैं परिसीमा। देखो परिसीमा क्या है, हमने तो सिस्टम और सराउंडिंग पढ़ लिया। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली रेखा को हम बाउंड्री कहते हैं। परिवेश उसको परिसीमा कहते हैं। परिवेश और निकाय को अलग करने वाली रेखा को हम बाउंड्री कहते हैं। और ये काल्पनिक या वास्तविक रेखा भी हो सकती है, और ये ऊष्मा की कुचालक भी हो सकती है। ये मैं कहता हूँ, यह बाउंड्री क्या है, तंत्र व परिवेश, परिवेश को अलग करने वाली रेखा। अलग करने वाली रेखा को परिसीमा कहते हैं। परिसीमाएं कहते हैं। ये रेखा वास्तविक या काल्पनिक भी हो सकती है। वह वास्तविक रेखा हो सकती है, रेखा हो सकती है, और ये ऊष्मा की कुचालक भी हो सकती है। ऊष्मा की कुचालक भी हो सकती है।
भी हो सकती है। देखो परिसीमा तंत्र व साउंड, देखो सिस्टम व सराउंडिंग को अलग करने वाली वास्तविक या काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं बाउंड्री। बाउंड्री ऊष्मा की कुशालक भी हो सकती है। अब हम देखो तंत्र हमने तो पढ़ लिया, सिस्टम, सराउंडिंग, तीसरे नंबर पे बाउंड्री। निकाय और परिवेश और परिसीमा, तीन तो हमने पढ़ ली। अब हम इसके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अब देखो सबसे पहले पढ़ा तंत्र, सिस्टम। अब सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं उसको हम अध्ययन करेंगे। देखो निकाय, निकाय कितने प्रकार होते हैं? निकाय 3 प्रकार के होते हैं, खुला निकाय, बंद निकाय और एक होता है विलगित निकाय। तो हम निकाय पढ़ेंगे। निकाय मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक तंत्र या निकाय बोलो या सिस्टम बोलो, ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है खुला निकाय, एक बंद निकाय, एक होता है विलगित निकाय। अब मैं लिखता हूँ खुला निकाय। एक नंबर पे खुला निकाय, खुला निकाय। देखो खुला निकाय किसे कहते हैं? वो मैं देखो निकाय की, खुला निकाय वह निकाय जो द्रव्य और उस ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसको हम खुला निकाय कहते हैं। वह तंत्र जिसमें ऊर्जा व द्रव्य का आदान प्रदान या स्थानांतरण होता रहता है। आदान प्रदान होता है उसे खुला निकाय कहते हैं। खुला निकाय कहते। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे खुले बीकर में रखा ठंडा जल। अब हम बात करते हैं बंद निकाय। बंद निकाय कहते हैं। अब हम बात करते हैं खुला बंद, एक तीसरी बात करते हैं विलगित निकाय।
तंत्र तीन प्रकार के होते हैं, खुला तंत्र या निकाय बोल दो, खुला बंद निकाय, एक होता है विलगित निकाय। खुला निकाय किसे कहते हैं? वह निकाय जिसके अंदर ऊर्जा व द्रव्य का दोनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम खुला निकाय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, खुले बीकर में रखा गया ठंडा जल। और बंद निकाय ऐसा निकाय जिसके अंदर ऊर्जा का आदान प्रदान या स्थानांतरण होता है लेकिन द्रव्य का स्थानांतरण नहीं होता है, उसे हम कहते हैं बंद निकाय। और अब बात करते हैं विलगित निकाय। ऐसा निकाय जिसके अंदर ना तो द्रव्य और ना ही ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, उसे हम कहते हैं विलगित निकाय। जिसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे थर्मस में रखी गई साय, 10 ग्राम साय रखी गई, जैसे विलगित निकाय में आता है। अब हम बात करेंगे, अब खुला तंत्र, बंद निकाय और विलगित निकाय, ये तीन हो गया। अब हम बात करेंगे आगे ऊष्मा प्रकम की बात करेंगे। ऊष्मा प्रकम कितने प्रकार के होते हैं वो भी आगे पढ़ेंगे। हम साम्य पढ़ेंगे, ऊष्मा गति साम्य क्या है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मा गति की साम्य। देखो ऊष्मा गति की साम्य क्या है, कितने प्रकार की होती है। उससे पहले मैं निकाय अवस्था पर थोड़ी, निकाय अवस्था क्या है। निकाय अवस्था को मैं दो भागों में बांटेंगे, लेकिन निकाय अवस्था पढ़ने लेवल है। निकाय अवस्था क्या है? एक फलन, निकाय फलन, अवस्था फलन क्या होता है? अवस्था फलन, अवस्था फलन क्या है? ऐसे निकाय जो अपनी प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते हैं, उसे अवस्था फलन कहते हैं। ऐसे निकाय तंत्र के प्रारंभिक व अंतिम उसके निर्भर करते हैं, उसे अवस्था फलन कहते हैं। ऐसे निकाय अवस्था फलन के होता है पथ फलन। देखो ये होता अवस्था फलन, ये होता है पथ फलन। देखो अवस्था फलन और पथ फलन क्या है। देखो निकाय के ऐसे तंत्र जो अपने प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर रहते हैं, उसे तो हम कहते हैं अवस्था फलन। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे ताप, दाब और आयतन। अब होता है पथ फलन। ऐसे निकाय जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपने पथ पर निर्भर करते हैं और बाद में पथ पर आ जाते हैं, उसे हम कहते हैं पथ फलन। ऐसे निकाय जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी पथ पर निर्भर करते हैं, उसे हम कहते हैं पथ फलन।
और एक होता है अवस्थापन्न ऐसे निकाय जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए, जिसमें प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करते, उसे हम कहते हैं अवस्थापन्न। एग्जाम्पल की बात करते हैं दाब, ताप, आयतन और इत्यादि। अब हम बात करते हैं हम ऊष्मागतिकी साम्य। ऊष्मागतिकी क्या है? ऊष्मागतिकी साम्य हम बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो ऊष्मागतिकी साम्य, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऊष्मागतिकी साम्य क्या है? ऐसे निकाय जिसमें स्थूल, ताप, दाब इत्यादि आते हैं और समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी साम्य। ऊष्मागतिकी साम्य मुख्य 3 प्रकार की होती है, रासायनिक साम्य, यांत्रिक साम्य, एक होता है तापीय साम्य। तो हम अध्ययन यहाँ लिखते हैं ऊष्मागतिकी साम्य ऐसे निकाय समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे ऊष्मागतिकी साम्य कहते हैं। ऊष्मागतिकी साम्य कहते हैं। देखो ऊष्मागतिकी साम्य 3 प्रकार की होती है। देखो पहले रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य ऐसे निकाय रासायनिक साम्य कहते हैं। अब बात करते हैं दोनों पे यांत्रिक साम्य। जिसके केंद्र में यांत्रिक कार्य नहीं होता है से यांत्रिक साम्य कहते हैं। देखो यांत्रिक साम्य, तापीय साम्य मैं समझाऊंगा आपको। तापीय साम्य स्थिति नियत रहता है उससे तापीय साम्य करते हैं।
उष्मागतिकी साम्य किसे कहते हैं? ऐसे निकाय जिसके अंदर स्थूल, ताप, दाब आदि इत्यादि होते हैं और समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम उष्मागतिकी साम्य कहते हैं। उष्मागतिकी साम्य निम्न 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रासायनिक साम्य। देखो रासायनिक साम्य, रासायनिक साम्य क्या है? ऐसे निकाय जिसके तंत्र के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, रासायनिक तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, उसे हम कहते हैं रासायनिक साम्य। दूसरे नंबर पे बात करते हैं यांत्रिक साम्य। ऐसा निकाय जिसके तंत्र में यांत्रिक कार्य नहीं होता हो, उसे हम कहते हैं यांत्रिक साम्य कहते हैं। तीसरे नंबर की बात करते हैं तापीय साम्य। ऐसा निकाय जिसके अंदर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता हो, ताप नियत रहता हो, डेल्टा टी नियत रहता है, उसे हम कहते हैं तापीय साम्य। अब हम हो गई हमारी बात उष्मागतिकी साम्य, ये तो हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे उष्मागतिकी प्रक्रम क्या है, उष्मागतिकी प्रक्रम कितने प्रकार की होती है, वो अब हम यहाँ लिखेंगे। आपने ये देख लिया तो आपका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको दूसरा में उष्मागतिकी प्रक्रम बताने वाला हूँ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हम उष्मागतिकी प्रक्रम कितने प्रकार की होती है, ये निम्न प्रकार की होती है। ये ऐसे निकाय जिसकी अवस्था पर परिवर्तित होता है, उसे उष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती है उष्मागतिकी प्रक्रम, ये निम्न प्रकार की होती है। हम बात करते हैं उष्मागतिकी प्रक्रम। उष्मागतिकी प्रक्रम ऐसे निकाय जिसके निकाय पर परिवर्तन होता है, उसे हम उष्मागतिकी कहते हैं। ऐसे निकाय जिसे परिवर्तन होता है, उसे उष्मागतिकी कहते हैं। उष्मागतिकी प्रक्रम देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, उष्मागतिकी प्रक्रम। ऐसे निकाय जिसके निकाय की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम कहते हैं उष्मागतिकी प्रक्रम। उष्मागतिकी प्रक्रम निम्न प्रकार की होती है। समतापी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, सक्रिय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और उत्क्रमणी प्रक्रम, अनुत्क्रमणी प्रक्रम, ये निम्न प्रकार की होती है। हम इसके नंबर बाय नंबर पढ़ेंगे। अब पहले समदाबी प्रक्रम बात करते हैं, समतापी प्रक्रम की बात करते हैं। एक नंबर पे बात करते हैं समतापी प्रक्रम। देखो समतापी प्रक्रम इस शब्दों से सीधा स्पष्ट हो रहा है बिल्कुल। सम का मतलब होता है समान, ताप का मतलब होता है ताप, तापी मतलब ताप, समान ताप रहता है, नियत ताप रहता है, उसे हम कहते हैं समतापी प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, ऐसे जिसके अंदर समान ताप रहता है, उसे हम कहते हैं उष्मागतिकी समतापी प्रक्रम। इसे दर्शाने के लिए डेल्टा टी बराबर टी,
सिंपल सी बात है वो समतापी प्रक्रम। अब दूसरे नंबर की बात करें समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम ऐसे प्रक्रम सॉरी यहाँ प्रक्रम देखा था समदाबी प्रक्रम कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए डेल्टा P बराबर 0। देखो डेल्टा P बराबर 0। देखो समदाबी प्रक्रम ऊष्मागतिकी प्रक्रम किसे कहते हैं? ऐसे प्रक्रम जिसके अंदर निकाय की अवस्था पर परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं ऊष्मागतिकी प्रक्रम। अब ऊष्मागतिकी प्रक्रम निम्न प्रकार के होते हैं: समदाबी प्रक्रम, समायतनीय प्रक्रम, समतापीय, समदाबीय, सक्रिय प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम और उत्क्रमणीय प्रकार और एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ये निम्न प्रकार की होती है। तो मैंने बोला नंबर बाय नंबर इसको हम पढ़ेंगे। पहले समतापीय प्रक्रम। समतापीय का मतलब सीधा स्पष्ट हो रहा है। देखो सम का मतलब है समान, तापी का मतलब ताप, समान ताप रहता है या ताप नियत रहता है उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रम जिसके अंदर ताप समान रहता है या नियत रहता है उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए डेल्टा T बराबर 0 और समदाबी का मतलब इसमें भी ये समान होना। देखो समान दाब हो ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर समान दाब है और नियत ताप रहता है उसे हम कहते हैं समदाबी प्रक्रम। इसे डेल्टा P बराबर 0। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं हम समायतनीय प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर आयतन समान रहता है और आयतन नियत रहता है उसे डेल्टा V बराबर 0 से दर्शाते हैं। अब तीसरे नंबर पर लिखते हैं समायतनीय प्रक्रम। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बात करें समायतनीय प्रक्रम। ये निम्न प्रकार की 7 प्रकार की होती है। निम्न प्रकार रहती है इसके लगातार 7 बार पढ़ेंगे हम, 7 प्रकार की पढ़ेंगे। अब समायतनीय प्रक्रम तीसरे नंबर की बात करें समायतनीय प्रक्रम। समायतन प्रक्रम ऐसे प्रक्रम जिसमें आयतन समान रहता है उसे सम आयतनीय प्रक्रम कहते हैं। डेल्टा V बराबर 0। एक और जल्दी बात कर लेते हैं 4 नंबर पे रुद्धोष्म प्रक्रम। ऐसा प्रक्रम जिसके अंदर ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई परिवर्तन नहीं होता है या नहीं होता हुआ उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम कहते हैं डेल्टा Q बराबर 0। 5 नंबर की बात करते हैं सक्रिय प्रक्रम। ऐसे प्रक्रम विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए 5वीं अवस्था में आ जाता है।
पानी भी अवस्था में आ जाता है। उसे रुदुष्प्रकम कहते हैं। रुदुष्प्रकम कहते हैं कि डेल्टा जी बराबर 0, डेल्टा जी बराबर 0, डेल्टा जी बराबर 0 और यहाँ डेल्टा एस बराबर 0, यहाँ डेल्टा ई एस बराबर 0, बराबर इसको दर्शा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं, देखो किसकी बात कर रहे हैं, रुदुष्प्रकम को सम आयतनीय प्रकम है, जिसके अंदर समान आयतन रहता है, जिसके नियत रहता है, उसे सम आयतनीय प्रकम कहते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं हम रुदुष्प्रकम, ऐसा प्रकम जिसके अंतर्गत उष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उष्मा जैसी की जैसी रहती है उसे रुदुष्प्रकम कहते हैं। उसके बाद में हम करते हैं चक्रीय प्रकम। चक्रीय का मतलब ऐसे घूमना, यही है चक्रीय का मतलब। अब देखो ऐसे प्रकम जिसके विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं, उसे हम चक्रीय प्रकम। जैसे विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते जाते हैं लेकिन अंतिम में अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं, उसे हम चक्रीय प्रकम कहते हैं। इसे डेल्टा जी बराबर 0 से दर्शाते हैं, यहाँ डेल्टा एस बराबर 0 से दर्शाते हैं और डेल्टा एस बराबर 0 से दर्शाते हैं। यहाँ इस रुदुष्प्रकम को डेल्टा क्यू बराबर 0 से दर्शाते हैं। अब हम 4-5 तक हो गई। अब इसके आगे हम बात करेंगे उत्क्रमणीय प्रकम, अनुत्क्रमणीय प्रकम। उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय प्रकम ये भी मैं अब यहाँ लिख के बताऊंगा। अब उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रकम क्या है, उत्क्रमणीय प्रकम की बात करते हैं। उत्क्रमणीय प्रकम करते हैं। उत्क्रमणीय प्रकम की। उत्क्रमणीय प्रकम ऐसे प्रकम होते हैं जिसके अंदर उत्क्रमणीय प्रकम है। एक और बात कर लेते हैं, ये कितने 6 नंबर की बात है और ये 7 नंबर अनुत्क्रमणीय प्रकम। अनुत्क्रमणीय प्रकम ऐसे निकालो 3 बच्चे होते हैं। ऐसे प्रकम जो 3 गति देखो हो गई उत्क्रमणीय प्रकम और अनुत्क्रमणीय प्रकम। इसकी बात हो रही है। तो उत्क्रमणीय प्रकम किसे कहते हैं, ऐसे प्रकम
परकम परकम बल जो विरोधी बल की मात्रा में अधिक होता है और उसके परिवेश की दिशा को बदला जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय परकम कहते हैं। और हम इसकी बात करते हैं अनुत्क्रमणीय परकम। ऐसे परकम जो तेज गति से होते हैं उसे कहते हैं अनुक्रमणीय परकम। देखो ये समतल दिशा में होती है, कौन? उत्क्रमणीय परकम। अब हम बात करें नॉट मोस्ट प्रश्न है, उत्क्रमणीय परकम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय परकम की तुलना में अधिक होता है। ये बहुत ही मस्त है। उत्क्रमणीय परकम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय परकम की तुलना में अधिकतम या अधिक होता है। ये मैं लिख देता हूं। उत्क्रमणीय परकम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय परकम की तुलना में अधिक होता है। अधिकतम होता है। देखो हमारा परकम पूरा हो गया। उत्क्रमणीय परकम और अनुत्क्रमणीय परकम ऐसे परकम जिसके अंदर तेज गति से होता है उसे अनुत्क्रमणीय परकम कहते हैं। नॉट उत्क्रमणीय परकम में किया गया कार्य अनुत्क्रमणीय परकम की तुलना में अधिक होता है। और अब हमारा और अभी तो ये 1 शॉट में वीडियो बनाया गया है और ये वीडियो अभी तो एक और बनेगा, जैसे दूसरा परकम पूरा हुआ है। अब उसके नियम, ऊष्मागतिकी के नियम निम्न प्रकार के 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक तो शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। शून्य नियम ऐसे नियम जिसके अंदर 3 निकाय होती है, 2 निकाय साम्य अवस्था में होता है, तो तीसरा पृथक उसकी साम्य अवस्था में होगा। ये और शून्य नियम सन 1854 में हेनरिक रुडोल्फ हाइटल ने दिया था। और उसके बाद करते प्रथम नियम ऐसे नियम जिसके अंदर ना तो निकाय जिस ऊर्जा का अवशोषण होता है ना ही उसको ऊर्जा को तोड़ा जाता है। और उसके बाद आज हम इतने करेंगे और उसके बाद कल वीडियो बनाऊंगा। हमारी क्लास आपको कैसी लगी है? जो कि अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उद्देश्य यही था कि मेरा ज्ञान थोड़ा कुछ मेरे दोस्तों के पास रह जाए। और ये हमारा परकम हो गया पूरा। अब हम कल बात करेंगे और मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को साथ शेयर करो ताकि हमारे दोस्त भी यहाँ उसको भी समझ में आए और इस वीडियो का लाभ भी उठा सके। थैंक यू।